हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बीपीएससी की प्रिपरेशन चल रही होगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट को आप फॉलो कर रहे होंगे। और इसी को लेकर के मैं आज बताने वाली हूँ कि बीपीएससी में जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है उसको आप किस तरह से तैयार करें। इसमें आप हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आपको पता होगा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और इन तीनों में उन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, जहाँ से आयोग हमेशा क्वेश्चंस छापता है उनको, वो पसंदीदा टॉपिक जो उनके हैं। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप हो सके तो देखिए 10-12 सालों के क्वेश्चंस को उठाइए और वहाँ से देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं और किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है, तब तक आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को समझिए, पढ़िए, किस तरह से पूछा जाता है, कि क्या इसमें बहुत ज़्यादा माने गहराई से पूछा जा रहा है या ऊपरी ऊपरी पूछा जा रहा है। इस तरह से आप उसको जानिए, समझिए, तब जाके आप इसके बुक्स को उठाइए, पढ़िए, रीडिंग कीजिए और इसको रिवीजन कीजिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बुक उठा के लेके आ गए, बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बाद में पता चला ये तो मेरे काम की थी ही नहीं। तो ऐसा नहीं कीजिए। चलिए इसी को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, इतिहास को मैंने 3 पार्ट्स में रखा है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। वैदिक सभ्यता है, 6 BC है, धार्मिक आंदोलन है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है लगातार 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15 या 10 क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाते हैं प्राचीन इतिहास से। इसलिए इन सब टॉपिक को आप स्किप ना करें, बल्कि इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं इसको पढ़ाऊँगी। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जिसमें दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुग़ल काल में जो चित्रकारी होते हैं, कौन से शासक, जैसे अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, ये सब, शाहजहाँ हो गए, इनके चित्रकारी, उनकी विशेषताओं को आपको याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। उसके बाद यूरोपियन भारत, इसको तो एकदम आप भूल ही नहीं सकते हैं। मध्यकालीन भारत अगर नहीं भी पढ़ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आधुनिक भारत और प्राचीन भारत का इतिहास दोनों पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें यूरोपियन का आगमन, भारत में यूरोपियन किस तरह से आए, किस तरह से यहाँ कंपनियों को लगाएं, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, जैसे पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज़ आए, डैनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इन सीक्वेंस को इसमें पढ़ेंगे, कैसे कैसे इन्होंने अपना विस्तार किया और ब्रिटिश शक्ति का किस प्रकार से विस्तार हुआ, इनकी कौन कौन सी पॉलिसीज़ चली और किस तरह से इन्होंने अपना नीतियों को दूसरों पर लागू किया, जोर ज़बरदस्ती करके या जैसे भी करके। उसके बाद वहाँ पे लोग जो थे, यहाँ किसान, भारत हमारा किसान कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे जो किसान होते थे, जनजातीय होते थे, उनके साथ उनका बनता नहीं था, जिसके कारण विद्रोह होने स्टार्ट हो गए। तो देखिए यहाँ एक सीक्वेंस आपको नज़र आएगा। जब यूरोपियंस आए हमारे देश में तो उन्होंने पॉलिसीज़ लाए कि किस तरह से भारतीयों पे शासन किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पे कंपनी हम फैलाएं, विस्तार करें, कि इनको हमें मतलब एक लंबे समय तक यहाँ रहने का मौका मिल सके। अगर लंबे समय तक कोई भी रहता है तो उसके बाद द्वंद्व तो अपने आप पैदा होता है। तो उसके बाद भारत में जो किसान वर्ग थे, जनजातीय वर्ग थे या श्रमिक वर्ग जो भी बोलिए, तो उनके साथ विद्रोह होने स्टार्ट हो गए। अब विद्रोह होने लगा तो एक महारूप ले लिया, जो 1857 के विद्रोह में भड़क उठा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कुप्रथा, रूढ़िवादी प्रथाएं यहाँ प्रचलित थी, जिसको ब्रिटिश जो थे वो पसंद नहीं करते थे, उन्हें बहुत अजीब लगता था। यहाँ बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, तो उनकी अलग अलग धर्म के प्रति नीतियाँ थी, रूढ़िवादी प्रथाएं थी, जो भी बोली। उसके बाद शिक्षा और समाचार पत्र का विस्तार हुआ, किस तरह से लोगों के बीच में शिक्षा और समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ पर संचार का साधन माना जाता है। उस तरीके से इस विद्रोह का बोलिए या तो फिर आंदोलन का विस्तार होने लगा उन्हीं के माध्यम से, और एक जगह से दूसरे जगह पे इसका उपयोग किया गया। उसके बाद हम लोग 1885 में देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्ष के बाद ही उदारवादी आते हैं। उदारवादी के बाद क्रांतिकारी भी पैदा हो जाते हैं, उसी दौरान गांधी जी भी आते हैं,
और इन तीनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि 1885 से लेकर 1947 के बीच में मतलब किस तरह से नरमवादी दल, उदारवादी दल और क्रांतिकारी और गांधीवाद और कांग्रेस इन सब किस तरह से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, तो इनको हम साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद किसान आंदोलन होता है। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो वहाँ बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए गए थे। गांधी जी के टाइम में भी चंपारण आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन, बहुत सारे ऐसे थे। और उसके बाद बहुत अधिवेशन भी हुए थे। जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली तब तक अधिवेशन कांग्रेस के होते रहे। और ये अधिवेशन किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ, कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, किन्होंने इसकी अध्यक्षता की, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कौन कौन से गवर्नर जनरल आए और कि उन गवर्नर जनरल की क्या क्या पॉलिसीज़ थी, किस किस घटना के समय में कौन से गवर्नर जनरल आए। इस तरह से हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत इन सारे चैप्टरों को हम लोग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। और हिस्ट्री में हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं। मैं हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को पढ़ाऊँगी। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।